Hi guys, I am DK Zar. Hope you must be watching my videos and learning thereby. आज का टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो अभी तक हम टर्म्स के रूप में सब्जेक्ट देखा, प्रेडिकेट देखा, वर्ब देखा। वर्ब पर 2 वीडियोस दिए गए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वर्ब का होता है और उससे थोड़ा भी कम इंपॉर्टेंस ऑक्सिलियरी वर्ब का नहीं है। तो अब नंबर पर है ऑक्सिलियरी वर्ब। चलिए एक एक करके जब हमारा हो जाएगा फिर हम टेंस शुरू करेंगे। तो जैसे पूजा करने से पहले, हम जब पूजा पर बैठते हैं तो उसके पहले सभी तरह की सामग्रियों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी जरूरत होती है। बेल्लपत्रम, दुर्वादनम, नैवेद्यम, धूप। इसी तरह टेंस शुरू करेंगे और जैसे ही टेंस शुरू करेंगे हमारा सेंटेंस बनना शुरू होगा। हमारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। हम धीरे धीरे सक्षम होते चले जाएंगे लिखने, समझने, बोलने में। तो उस टेंस को शुरू करने से पहले ये प्रीरिक्विजिट है। मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि दीज आर प्रीरिक्विजिट, ये पहले की जरूरत है। तो चलिए आते हैं हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब्स पर। ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं इनको लोग सामान्यतया हेल्पिंग वर्ब से भी पुकारते हैं, यानी इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स, चलिए जो बोल। तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलियरी का शाब्दिक अर्थ होता है कि ये अतिरिक्त क्रिया है, इसलिए सहायक क्रिया। अब देखा होगा, सुना होगा ऑक्सिलियरी स्टाफ, ऑक्सिलियरी ट्रूफ, ऑक्सिलियरी नर्सेज, ये सभी अतिरिक्त हैं। तो उसी तरह ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। वर्ब को तो हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। ए वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन इज अ वर्ब। इसमें कुछ में एक्शन है भी, कुछ में नहीं है, अधिकतर में नहीं है। ये ऑक्सिलियरी है, इसमें बड़े विचित्र इनके फंक्शनिंग है। इसलिए बाद में आपको चलिए पता चलेगा कि इनको एनोमैलस कहते हैं। अब एनोमैलस क्यों कहते हैं उस पर बाद में आएंगे। पहले तो ऑक्सिलियरी वर्ब्स है क्या। तो चलिए, वर्ब का काम है टेंस बनाना, मूड बनाना, मीनिंग देना। ग्रामर ने वर्ब को पहले अधिकृत किया है, हम जान चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में वर्ब होते ही नहीं है। जब मैं वर्ब बोल रहा हूं तो एक्शन वर्ड, पढ़ना, लिखना, खाना, ईट, गो, प्ले, राइट, हेल्प, लव, हेट, ये वर्ब्स हैं। लेकिन बहुत ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं जिसमें वर्ब्स नहीं होते हैं, यानी एक्शन वर्ड नहीं होते हैं। तो तब कौन बनाएगा टेंस? तब जो टेंस बनाने का आएगा वो इसी ऑक्सिलियरी वर्ब में से होंगे, कोई ना कोई। तो चलिए, ऑक्सिलियरी वर्ब से एक बड़ा नाम है जिसमें कई तरह के हैं, कई तरह के वर्ब्स हैं। कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं और कुछ मार्जिनल्स हैं। एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो मेरे हिसाब से सबको हेल्पिंग वर्ब्स बोल देना बहुत उचित नहीं होगा। आप खुद बैठ के सोचिएगा कि क्या ये वर्ब को मदद करते, इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर वर्ब को मदद करने का आधार पर हेल्पिंग वर्ब्स हो
तो जब वर्ब नहीं होता है तब भी ये आते हैं। अब इसको डिफाइन करने की जरूरत है, बड़ी मुश्किल है, कहीं कोई कटा छटा डेफिनेशन नहीं है। आप अंग्रेजी अगर शुरू से पढ़ रहे हैं, इससे पहले नहीं पढ़े हो, तब तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन जो पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, वो भी बैफल्ड हो जाते हैं जब इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुक्स में इसके कटे छटे कोई डेफिनेशन उपलब्ध नहीं है। चलिए, काम चल जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव वर्ब्स है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, काम चल जाता है। तो डिफाइन करना मुश्किल है। हाउएवर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं जो इसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो पहले इसको देखते हैं, फंक्शनल नेचर के आधार पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जब आपको मालूम है पहले से कि वर्ब का काम है टेंस बनाना, राइट, मूड बनाना, मीनिंग देना, लेकिन अब वर्ब के रहते हुए भी यदि टेंस नहीं बन रहा है, टेंस नहीं बन रहा है, गौर कीजिएगा, यदि वर्ब के रहते हुए टेंस नहीं बन रहा है, यानी वर्ब नहीं बना पा रहा है, तो उसे किसी अन्य शब्द की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है। तो वर्ब के टेंस बनाने में अक्षम हो जाने पर, वर्ब के मूड बनाने में अक्षम हो जाने पर जिस शब्द की जरूरत होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन इतना भर करके अगर डिफाइन करके निकल जाए तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं रहने पर भी टेंस बनाते हैं। तो फिर कहां पूरा हुआ? जो वर्ब के अक्षम हो जाने पर, यानी वर्ब जब टेंस और मूड बनाने में अक्षम हो जाए तो जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, चलेगा। लेकिन ये कंप्लीट स्टडी नहीं है। तो व्हाट अबाउट द सेंटेंसेस वेयर देयर इज नो एक्शन वर्ड एट ऑल? जहां कोई एक्शन वर्ड नहीं है फिर भी वो सेंटेंस है, फिर भी वो टेंस है, तो उसको कौन बना रहा है? वो भी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अब क्या करना चाहिए डेफिनेशन? पहले हिंदी में सुन लीजिए, इंग्लिश से सुना देंगे। टेंस और मूड बनाने में वर्ब के अक्षम हो जाने पर, जब बना लेता भाई, आपको मालूम है जो V1 V5 V2 टेंस बनाता है, कल चर्चा चली थी, खूब बनाता है। लेकिन कल ये भी चर्चा चली, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में ये भी चर्चा चली थी कि V1 V5 V2 तो टेंस बना लेता है, लेकिन जब उसका एक्सपेंशन होता है तो ये काम नहीं करते, तब उनको डू डज डिड की जरूरत होती है, यानी वो डिजेबल्ड हो गया। इसको डिफरेंटली एनेबल्ड करना होगा, तब डू डज डिड आकर उसको बनाता है। तो वर्ब के टेंस और मूड बनाने में जब वर्ब अक्षम हो जाता है, सक्षम नहीं रह जाता है, तो एक तो एक्सपेंडेड टेंस में वर्ब अक्षम हो गया, दूसरा V3 V4 के बारे में भी पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी कि V3 V4 अपने बलबूते पर टेंस नहीं बना पाते, यानी वहां भी वो डिजेबल्ड। अब उनको भी टेंस बनाने के लिए किसी न किसी शब्द की जरूरत होती है। तो अब एक शब्द में आप ऐसे इसको कम शब्दों में कहें, सीमित शब्दों में कहें कि टेंस या मूड बनाने में वर्ब के अक्षम हो जाने पर या वर्ब के नहीं रहने पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है टेंस और मूड बनाने के लिए, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब ये सब समाहित हो गए इसमें, राइट। इंग्लिश में अगर इसको कहें, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू फॉर्म द टेंस और मूड in the absence of a verb or its being unable to do so is called an auxiliary verb. Complete. यानी वर्ब के नहीं रहने पर जो आपके टेंस बना है वो ऑक्सिलरी, जब वर्ब टेंस बना ले एक्सपेंडेड नहीं बना सके तो भी ऑक्सिलरी,
जब वर्ब V3 V4 में हो टेंस नहीं बना पा रहा है तभी ऑक्सिलरी। वर्ब मन को नहीं व्यक्त कर पाता है तो भी ऑक्सिलरीज। ये मन की बात आएगी जब इसको डिटेल में करेंगे तो दूसरा मन की बात क्यों कर रहे हैं, ये मॉडल्स की बात मैं कह रहा हूं, वो भी ऑक्सिलरी की श्रेणी में। तो अब हो गया क्लियर वर्ब के नहीं रहने पर। और अगर वर्ब है लेकिन टेंस और मूड बनाने में सक्षम नहीं है तो जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा टेंस और मूड बनाने के लिए वो ऑक्सिलरी वर्ब है। राइट, फिनिश्ड। अब ऑक्सिलरी वर्ब होते कितने हैं? अगर आप इसे होते कितने से पहले अगर ये भी क्लियर करना चाहें तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। V3 V4 कर भी पिछले क्लास में पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई थी कि ये टेंस नहीं बना पाते हैं। राम इट्स ने टेंस बना दिया। राम नॉट इट्स नहीं होगा, राम डज नॉट इट, क्योंकि यहां डज आ गया यानी इट नहीं बना पा रहा है, इट्स नहीं बना पा रहा है। इस तरह ही वेंट बना लिया लेकिन वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। क्या हुआ गया, डिड ही गो, यानी यहां वेंट नहीं बना पा रहा था तो डिड लाना पड़ा। तो भी ऑक्सिलरी। तो वर्ब जब एक्सपेंडेड नहीं बना पाए तो V3 V4 नहीं बना पाता है, हम इजमार हैजर ला के देते हैं, टेंस बना लेते हैं तो ऑक्सिलरी। लेकिन जब वर्ब नहीं रहे, इसके एग्जांपल तुम मेरे मित्र हो, इसमें कोई वर्ब है, वर्ब से मेरा मतलब एक्शन वर्ड। आप इसको मेन वर्ब बोलते होंगे, बोलिए, लेकिन देखिएगा मेन वर्ब क्या है असली। आप एक्शन वर्ड को मेन वर्ब कहते हैं तो कहिए। तो आपके हिसाब से इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। मोहन मेरा मित्र है, मोहन इज माय फ्रेंड, किसने बनाया? इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। द अर्थ इज राउंड, इज। अकबर वॉज ए किंग, अकबर राजा था, इसमें कोई एक्शन वर्ड है? आप जिसको मेन वर्ब कहते हो मेन वर्ब है, लेकिन फिर भी सेंटेंस दुरुस्त है, टेंस बना हुआ है। किसने बनाया? इजमार वाजिब बना रहा है। इसको किसी वर्ब की जरूरत नहीं है, ये किसी वर्ब की मदद नहीं कर रहा है। आप इसको हेल्पिंग वर्ब कह दो, शायद इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहा। इसलिए परिभाषा कंप्लीट करना पड़ेगा। वर्ब के नहीं रहने पर या वर्ब है तो टेंस और मूड बनाने में जब अक्षम हो जाए तो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। आइए अब ऑक्सिलरी वर्ब होते कितने हैं? तो इनकी कुल संख्या 24 है। कुल संख्या ऑक्सिलरीज की कुल संख्या मैं कर रहा हूं ये 24 है। कैसे हैं? तो इनके फंक्शन और नेचर के हिसाब से इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है जो बोर्ड पर डिस्प्लेड है। अब इसको देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है पहले से। अब देखिए ग्रुप ए, इसमें है इज, एम, आर, वॉज, वेयर। ये 5 है, ये 5 है। ग्रुप बी डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। ये ग्रुप बी क्यों अलग किया इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका फंक्शनिंग और इनका फंक्शनिंग अलग अलग है। बेशक ये ऑक्सिलरीज है, कोई लिंकिंग है, कोई हेल्पिंग हो जाता है, कोई कुछ है, नेचर अलग है, अलग करके। ग्रुप सी सबसे अधिक इसी में है। एज मेनी एज 10 ऑक्सिलरीज यू हैव हियर। कितने हैं? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये ऑट और टू एक है, ये हमेशा साथ रहता है। इसमें 10 है। और ग्रुप डी, इसमें देखिए कौन कौन है? नीड एंड डेयर 2। और लास्ट में ग्रुप ई एक ही है, यूज्ड टू। यूज नहीं, यूज्ड टू। तो अभी समझ लीजिए यूज्ड टू ऑक्सिलरी है, ना कि यूज टू। यूज तो प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए संख्या 24 है, इसमें है 5, इसमें कितने हैं? 6,
इसमें कितने होते हैं? 10, ये 2, ये 1। गिन लीजिए टोटल कितने हैं? 24। अब आज के बाद से अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, एकदम ठीक से सुनिएगा, ऐसे बार बार पढ़ के ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम टुडे, अब आज से, अभी से इनको आप, अच्छा होगा कि ऑक्सिलरीज ना बोल के बोलिए 24 फाइनाइट्स। इनको बोलिए 24 AF। ये लगा दिए, बोले सर ए क्या है? एनोमेलस फाइनाइट्स। तो पहले बोले 24 फाइनाइट्स, 24 फाइनाइट्स, 24 फाइनाइट्स। ये अधिक अच्छा नाम है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था फाइनाइट, बड़ी ध्यान देने के लिए बोले थे कि यही असली है, यही मेन है, इसी पर बहुत कुछ टिका हुआ है। इसलिए ये सभी फाइनाइट्स क्यों हैं? तो चलिए वर्ब में याद कीजिए, क्या कहा था? वर्ब का वह रूप जो टेंस और मूड बनाए फाइनाइट। V1 V5 V2 टेंस मूड बना देते इसलिए फाइनाइट। V3 V4 से नहीं बनता है, नॉन फाइनाइट। और ये भी जानकारी आपको पहले से है कि V1 जब टेंस नहीं बनाता है तब नॉन फाइनाइट। इन सब के परिभाषा में क्या कहा गया? वही बात कही गई। वर्ब के बारे में कहा जब वर्ब टेंस बनाए तो फाइनाइट। ये जो ऑक्सिलरीज हैं ये तभी और तभी आएंगे जब इनको टेंस बनाना होगा, मूड बनाना होगा, नहीं तो ये नहीं आएंगे। वर्ब में तो आप देखते V1 टेंस बनाता नहीं बनाता है, चकमा देता है। लेकिन ये जो 24 के 24 है जनाब, ये 24 के 24 जहीं दिखाई दे, जहां कहीं भी दिखाई दे, आप ठोक दो फाइनाइट का स्टाम्प। और जब ही फाइनाइट है तो टेंस है, क्योंकि इसके परिभाषा में क्या कहा गया था? A word that is used to form the tense or mood in the absence of a verb or its being unable to do so। तो do so माने टेंस बनाने में जब अक्षम हो जाए वर्ब, तो वर्ब के नहीं रहने पर या वर्ब टेंस बनाने में अक्षम हो जाए तो जिस शब्द का प्रयोग किया जाए टेंस और मूड बनाने के लिए, क्या करने के लिए? टेंस और मूड बनाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो, इसलिए ये क्या करने आते हैं? टेंस और मूड बनाने आते हैं। और जब ये टेंस और मूड बनाए तो ये फाइनाइट है। अब इसमें ए लगा दिया, एनोमेलस फाइनाइट, इसकी भी चर्चा कर देंगे। एनोमेलस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अभी तो बोलिए 24 फाइनाइट्स, 24 फाइनाइट्स, ये बेहतर नाम है। हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट वर्ब से कहीं अच्छा नाम है। अब जब इतनी चर्चा हो गई तो तुरंत एक बात की चर्चा करते हैं कि कुल कितने ऑब्जेक्ट, कुल कितने फाइनाइट्स हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कितने फाइनाइट्स हैं? कुल ग्रैंड टोटल ऑफ फाइनाइट्स इन इंग्लिश। ये तो ऑब्जेक्ट है 24, तो 24 तो हो गए भैया, यहां मैं लिख देता हूं, ये 24 हो गया ऑब्जेक्ट का। लेकिन आप जानते 03 क्या है? वर्ब का। वर्ब कितने हैं? कौन कौन है मालूम है? V1 V5 V2। तो वर्ब के 3 फाइनाइट्स हैं, V1 V5 V2। और ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? आज आपने देखा 24, ये सभी फाइनाइट्स हैं। तो ग्रैंड टोटल कितना हो जाता है अंग्रेजी में फाइनाइट्स? 27 फाइनाइट्स। बोलिए 27 फाइनाइट्स टोटल है अंग्रेजी में, लेकिन ऑक्सिलरीज कितने हैं? 24। और इसी 24 को हम AF बोलेंगे, एनोमेलस फाइनाइट बोलेंगे। लेकिन इस 27 में जो 2 3 ये है, इनको नहीं कह सकते एनोमेलस। ऑक्सिलरी जो 24 है वो सभी के सभी एनोमेलस हैं। एनोमेलस के कई आधार हैं, कई कारणों से इनको एनोमेलस कहा जाता है। एनोमेलस का शाब्दिक अर्थ होता है जो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। तो इसी से पता चलता है ये क्या है? बेमेल है, विसंगत है, इसमें विसंगति है, बेमेल है, असामान्य है। और कुछ तो इनको बोलते हैं कि स्ट्रेंज है, अजीब वर्ब्स हैं, ये पिकुलियर वर्ब्स हैं, ये इस 24 को एनोमेलस। लेकिन मुख्य जो कारण इसके एनोमेलस के हैं, तो बहुत से कारण हैं।
एक एक करके आपको जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन मुख्य कारण आप समझ लीजिए इनको एनोमलस कहने का, कि बाकी जो एक्शन वाले वर्ब्स हैं वो नॉट नहीं लेते अपने साथ। हम गो नॉट, इट नॉट या नॉट ईट, नॉट रीड नहीं कहते, लेकिन ये 24 के 24 अपने साथ नॉट रखते हैं और नॉट इन्हीं के साथ आता है। इसीलिए अन्य वर्बों के नजर में ये उनसे विसंगत है, बेमेल है, क्योंकि ये नॉट ले लेता है और वो नॉट नहीं लेते हैं। इसलिए इनको कहा एनोमेलस वर्ब्स, एनोमेलस फाइनाइट्स। वर्ब का जो फाइनाइट है वो नॉन एनोमेलस है, वो नॉट नहीं लेते। एक आधार जो मजबूत आधार मैंने दिया, और बाकी और भी आधार है। क्यों? देखिएगा, आगे चलेंगे, कल इस पर करेंगे अगला क्लास में या अगले वीडियो में हम करेंगे जो कैसे कैसे इसका फंक्शनिंग है डिटेल में, तो आपको पता चलता रहेगा अच्छा ये विचित्र इनका फंक्शनिंग है। इसीलिए इकट्ठे इनको बोला 24 एनोमेलस फाइनाइट्स। लेकिन वर्ब के 3 फाइनाइट्स को जोड़ दे तो कितने हो गए टोटल? 27। अब एक स्लोगन ले लीजिए, यहां एक स्लोगन ले लीजिए, क्या नारा जो मैं छात्रों को देता रहता हूं, कहता रहता हूं कि नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आज आप यही समझ गए कि कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में होगी उसमें एक ना एक फाइनाइट चाहिए। क्यों? बगैर फाइनाइट का टेंस नहीं होगा और बिना टेंस के सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। ये आपको बड़ी मदद करने वाला है, दिमाग में इसको रखिए हमेशा, कीप इट इन योर माइंड। नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस। अब आप कुछ बोल के देखो, मन ही मन बोलो, बोलो कुछ अपने मन में बोल के देखिए। एक भी सेंटेंस इंग्लिश में बनाइए जो फॉर्मल हो, जो फॉर्मल हो और वो बगैर फाइनाइट का हो ही नहीं सकता। तो आज आप ये समझ गए कि ये जो 28 है, सॉरी 27, ये जो 27 फाइनाइट्स हैं जिसमें 3 वर्ब के हैं और 24 ऑग्रीज हैं, ये इकट्ठे कहीं ना कहीं जरूर रहते हर वाक्य में। इनमें से एक न एक होना जरूरी है, बगैर इनके हो रही टेंस हो नहीं सकता। मैं जल्दी जल्दी एग्जाम्पल आपको सुना देता हूं। आप कहते हैं आई गो टू स्कूल, वो क्या हुआ? V1 सब्जेक्ट के बाद है फाइनाइट, पिछले वीडियो बताया था। शी लव्स मी, लव्स क्या? V5 फाइनाइट। देखिए, ही इनवाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया। तो इसमें कौन फाइनाइट है? इनवाइटेड, V2। तो बगैर फाइनाइट का टेंस कहां सेंटेंस होगा? फिर आप कहते हो डू यू नो मी, तो डू फाइनाइट। फिर देखिए, वेयर डिड ही गो, वो कहां गया? तो डिड। अब आइए, आई एम अ टीचर, एम, यू आर अ स्टूडेंट, आर, यू शुड बी ऑनेस्ट, शुड, एंड दे विल कम हियर, विल। आप एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते बगैर फाइनाइट का। इसलिए स्लोगन लिखिए, नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस। अगर इसके अलावा देखते तो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, चलता है, इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं, राइट? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब आप कहीं भी लिखेंगे तो देखेंगे फाइनाइट है कि नहीं। और आज ही देखिए, अभी इस समय हम लोग कुछ ही नहीं पढ़े अभी तक, टर्म्स डिस्कस हो रहा है, टर्म्स। अभी हम टेंस भी नहीं शुरू किए हैं। इतने सारे टेंस है, इतने सारे ग्रामर है, इतने सारी जानकारी की चीज है। लेकिन अभी इसी स्टेज में आप इस बात को समझ सकते हो जो बरसों से पढ़ के नहीं समझ पा रहा है, इस फाइनाइट को बदौलत। बोला सर, पहले तो नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस। अब समझ लीजिए, एज मेनी फाइनाइट्स सो मेनी क्लॉजेस। अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें एक से अधिक फाइनाइट्स है तो उसमें उतने ही क्लॉज हैं। मैं बोला था ना, क्लॉज आसान हो जाएगा। यह बच्चा क्लॉज नहीं समझता है, बच्चे नहीं समझते हैं। क्लॉज और फ्रेज में कंफ्यूजन है, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। क्लॉज और फ्रेज में कंफ्यूजन, डिफरेंस समझ में आती है। यही क्लियर हो गया।
शब्दों का ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं हो और वाक्य का अंग है अगर वो तो फ्रेज है, और शब्दों का ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब है और अगर वो वाक्य का अंग है तो क्लॉज है। हो गया ना? तो बगैर फाइनाइट आप नहीं समझ सकते थे। अब दम लगा के, अर्थ लगा के, रट करके, इधर करके, उधर करके कुछ कुछ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है, समय बीता चला जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बनी हुई है पढ़ाई में, सारे ग्रामर में व्यवस्था है। इसलिए बोले नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस, और एक से अधिक फाइनाइट, एक से अधिक क्लॉज। देखिए एग्जाम्पल, आई नो व्हाट यू वांट, तो नो V1 फाइनाइट, व्हाट यू वांट, वांट यू के बाद वांट V1 दोनों फाइनाइट, दो क्लॉजेस हैं। आई नो एक फाइनाइट, व्हाट यू वांट। दूसरा ले लीजिए, ही सेड दैट मोहन इज माय फ्रेंड, तो ही सेड V5 फाइनाइट क्लॉज, मोहन इज फाइनाइट, दो फाइनाइट, दो क्लॉजेस हैं। क्लियर हो गया? अगर एक ही फाइनाइट है तो सेंटेंस इज सिंपल। देखिए ना कितनी सारी समस्या समाप्त हो, छोड़िए अभी इनको, सारी समस्या समाधान हो जाएगी। फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। तो चलिए इस नारा को याद रखिएगा कि ये 27 के बगैर दुनिया का कोई फॉर्मल सेंटेंस नहीं हो सकता। राइट? कुल कितने फाइनाइट बोलेंगे? तो 24 नहीं बोल दीजिएगा, कुल बोलेंगे तो 27। इसका ब्रेकअप कैसे है? तो 3 वर्ब का V1, V5, V2 और 24 ऑक्सिलरीज हैं जिसको एनोमेलस फाइनाइट्स बोलते हैं। एनोमेलस क्यों कहा? इसके बहुत से कारण हैं एनोमेलस होने का। ये विचित्र इनकी फंक्शनिंग है, ये असंगत है कई कारणों से, लेकिन एक कारण जो मैंने कह दिया, ये नॉट लेते हैं, और जो नॉन एनोमेलस हैं वो नॉट नहीं लेते हैं। बाकी तो आप समझते रहेगा। थैंक यू वेरी मच. Enough for today. In the next video we will see the इनको देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, एक क्लास और हम इस पर बनाएंगे. बाय.